बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हमारे मोटिवेशन में टॉपिक है अमल का जज्बा। होता ये है कि अफराद हो या कौमें हो, अमल के जज्बे से खाली होती हैं और नतीजा क्या निकलता है कि ना अफराद तरक्की करते हैं न कौमें तरक्की करती हैं। तो इसके लिए एक बहुत आलम दानिश्वर किस्म के राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, ब्रिटिश इनकी नेशनैलिटी है, 1926 के पैदाइश है और अभी तक हाल हयात हैं। तो एक अंग्रेज़ आलम आइनिश, IANNISH, आइनिश ने जापान के दौरा किया, विज़िट की, मगर वो वहीं उसके अदवार, उसके एटिकेट्स देखकर वहीं रह गए। कहते हैं कि 11 साल जापान में रहकर उन्होंने जापानी लैंग्वेज ज़बान सीख ली। 11 साल के इस नतीजे के बाद उसने तहकीक की और तहकीक के बाद 338 पेजेस पर उन्होंने एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ जापान। स्टोरी ऑफ जापान बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसके अलावा उन्होंने इकनॉमिक्स पे बहुत सी और किताबें जापान पे लिखी हैं। कहते हैं कि आइनिश एक अथॉरिटी समझे जाते हैं जापान की हिस्ट्री पर, तारीख पर, स्टोरी पर, इकनॉमिक्स पर। तो उन्होंने स्टोरी ऑफ जापान में लिखा है। कहते हैं कि जापान की सबसे बड़ी खूबी जो है कि उसके ऊपर दो किस्म के बड़े ज़िलज़ले नाज़िल हुए। एक 1923 में, सितंबर 1923 में कहते हैं कि एक कुदरती आफत, कुदरती ज़िलज़ला आया कि पूरे मशरक़ी जापान को उसने तहस नहस करके रख दिया। इमारतें मलबे का ढेर हो गई और जो जहाँ था वहीं तबाह हो गया। कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप किस तरह किया। अब आइनिश लिखते हैं, कहते हैं कि ये इस किस्म का ज़िलज़ला और उसके बाद इनकी डेवलपमेंट सियासत नहीं थी। सियासत के बाद उन्होंने जो अपने आप को स्ट्रेटजी में ढाला वो था अमल का जज्बा। उन्होंने अमल के जज्बे से अपने आप को उभारा। दूसरा आइनिश कहते हैं कि दूसरा ज़िलज़ला वो इंसानी साख्त का ज़िलज़ला था जो हर एक पे जापानी पे नाज़िल हुआ था, और वो था 1945 का ज़िलज़ला जो एटम बम की सूरत में उन पर नाज़िल हुआ था। एटम बम ने उनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी जापान की तहस-नहस कर दी। कोई ऐसा खित्ता, जंगल, दरख्त, आदमी, मकाम नहीं बचा था कि जहाँ उस ज़िलज़ले ने अपना रद्द-ए-अमल या असर नहीं दिखाया हो। मगर कहते हैं आइनिश कि जापानियों में एक बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, हकीकत पसंद हो गए। उन्होंने कहा कि ये कोई एक तरफ़ा, यक तरफ़ा कार्रवाई नहीं थी, कुछ हमारी तरफ से भी था, तब ये हम पर ज़िलज़ला नाज़िल हुआ। कहते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी हुई वो शायद ही दुनिया के किसी हिस्ट्री में, किसी खित्ते में ऐसी नाज़िल हुई। अब दोनों को लेकर जापानियों ने ये डिसीजन लिया कि हम सियासत से नहीं, हम इंतकाम से नहीं, हम बदले से नहीं, मगर हम जो अपनी तरक्की करेंगे वो अमल के जज्बे से करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि एक एक शख्स अपने हिस्से का किरदार अदा करे और वो उस किरदार में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर पहला कि अपने अंदर से इंतकामी कार्रवाई और बुग़्ज़, हसद का एलिमेंट्स निकाल दें। दूसरा बी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल हो जाए और जिसकी जितनी इस्तेदाद है वो उस मुल्क के लिए कर ले। अब कहते हैं कि दुनिया ने देख लिया कि 1945 के बाद कमोबेश 10 से 20 सालों के अंदर जापान एक दुनिया के लिए मिसाल बन गया और एक शाहकार बन गया। अब ये तरक्की अमल के जज्बे से लबरेज थी। आइनिश लिखते हैं कि अगर इंसान के अंदर अमल का जज्बा ख़त्म हो जाए तो वो सुस्त हो जाता है और वो तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होता। अगर इंसान के अंदर अमल का जज्बा उभारा जाए और वो उभर जाए तो वो उस दरिया की मानंद हो जाता है जो सारी बाढ़ें तोड़ देता है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक कोटेशन है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की, कहते हैं कि अगर ईंटें बिखरी हुई हों तो मलबे का ढेर होती हैं, और अगर ईंटें सारी मिल जाएं तो वो इमारत कहलाती हैं, ताकत का किला कहलाती हैं। अब इंसान अगर, फ़र्द अगर बिखरा हुआ हो तो वो ईंट के मलबे की ढेर की तरह है, अगर वो मिल जाए तो वो एक कौम है, एक ताकत है। और उसमें अगर वो स्पिरिट भरा जाए कि अमल का जज्बा उसके अंदर हो तो वो एक मज़बूत किला बन जाता है, जापानी कौम की तरह दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। इसलिए अगर दुनिया में रहना है, ज़िंदगी जीनी है, अपने अंदर अमल का जज्बा पैदा करें, बी प्रैक्टिकल, और अपने आप को दुनिया के लिए मिसाल बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।